अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। सबसे पहले पेट्रोल, फिर बिजली और अब हुकूमत पाकिस्तान ने गैस की कीमतों में भी इजाफे का ऐलान किया है। और जैसे कल हसन फवाद हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, इसमें जो मुश्किल तरीन फैसले हैं उसमें सबसे आसान फैसला है, क्योंकि आगे चलकर इस हुकूमत को अगर पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत पर डालना है तो मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। इसी हवाले से आपको पता है कि इसी महीने अब अगले माली साल का बजट भी आ रहा है, और गिवन जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है तो जाहिर है कि तमाम नजरें इस बात पे लगी हैं कि अगले माली साल के हमारे अहदाफ क्या होंगे, हमारा जीडीपी ग्रोथ का टारगेट क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट क्या होगा, और सबसे बढ़कर कि क्या अवाम जो महंगाई के सताए हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा। तो शहबाज, जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग आज जो हुई है और उसमें जो आदाद शुमार अभी तक सामने आए हैं, महंगाई की बात है तो महंगाई की स्टार्ट कर लेते हैं। जो उन्होंने अगले माली साल के लिए जो हदफ रखा है वो 11.5% रखा है, और गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट्स होते हैं आपको पता है कंजर्वेटिव्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट खुद अगले माली साल में डबल डिजिट इन्फ्लेशन की बात कर रही है तो लगता ही है कि अगले पूरे साल अवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है जिसको डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन चेयर करते हैं, इसकी इजलास के साथ ही जो बजट मेकिंग का प्रोसेस है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाता है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो 10 जून को बजट पेश होगा, अगर 10 जून को होता है, क्योंकि एक बात ये भी चल रही है कि इसको शायद 3-4 दिन के लिए डिले कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमत की अभी पूरी तरह तैयारी नहीं है। अभी तक तो 10 जून की डेट है, तो उसका जो पहला स्टेप था वो आज हो गया। आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ने 2 चीज़ें अप्रूव की हैं। एक, उन्होंने अगले माली साल का जो फिस्कल फ्रेमवर्क मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ओवरऑल, जिसमें महंगाई की शरह क्या होगी, करंट अकाउंट खसारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स, फिर सबसे बढ़कर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, वो अप्रूव किया है। उसके साथ ही उन्होंने अगले माली साल का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वफाकी हुकूमत का वो और सूबाई हुकूमतों के जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान हैं वो भी आज उन्होंने मंजूर किए हैं। ये जो रिकमेंडेशन अब APCC की है ये हतमी मंजूरी के लिए जाएगी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में, जिसका अजलास मेरे ख्याल पीर या मंगल को होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब उसको चेयर करते हैं, आईनी बॉडी है। और यूजली ये जो फिगर्स जाते हैं एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के, बाय एंड लार्ज यही होते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं। अगर कोई चेंज आता है तो PSTP वाली साइड पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स हों और उसका प्रेशर सियासी ज़्यादा हो तो कुछ उसको बढ़ाया जा सकता है, या विद इन PSDP कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। बाकी जो फिस्कल फ्रेमवर्क है और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब आ जाते हैं कि मंजूरी की आज कौन से अहदाफ हुए। तो सबसे बड़ा हदफ जो नाज़रीन आज हुकूमत ने अप्रूव किया है वो अगले साल की महंगाई का हदफ है। 11.5% का हदफ रखा गया है। इसका मतलब यह कि महंगाई इससे कहीं ज्यादा रहेगी। ये एवरेज रेट है। याद रहे कि ये जो माली साल है इसके अंदर जो महंगाई की शरह का हदफ था वो 8% था। अब जो रिवाइज एस्टिमेट्स आज APCC के सामने पेश किए गए उसके मुताबिक ये एवरेज इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में 13.3% इस साल रहेगा, और ये एक बहुत बड़ी नाकामी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और पिछली हुकूमत की कि जो हदफ तक वो ना सिर्फ उसको महदूद करने में नाकाम रहे बल्कि हदफ से इतना ज्यादा वो जो महंगाई की शरह वो अब एक्सीड कर गई है इस साल। तो ये सूरत हाल कुछ लग रहा है कि अगले साल रहेगी कामरान 11.5% महंगाई की शरह। और जिस तरह हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, बिजली की अब बढ़ रही हैं, फिर गैस का भी आज फैसला हो गया है, और बहुत सारे अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आएंगे, जो रुपए की डिवैल्यूएशन है, तो ये उस तरफ बात चल रही है। अब दूसरा एक जो चीज इसके अंदर होती है कि ओवरऑल जो GDP ग्रोथ रेट है, बिफोर गोइंग टू दिस डिबेट कि अगला साल का GDP ग्रोथ रेट क्या है, इस साल का जो हदफ था वो हुकूमत का जो पिछली थी 4.8% था, और GDP एक्चुअल जो ग्रोथ है ये प्रोविजनल नंबर वो 6% के करीब आया। ऑल्दो जो APCC को बताया कि 6% ग्रोथ का 4.8% के हदफ से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि 4.8% का जो ग्रोथ रेट उनको टारगेट किया था वो ओल्ड इकोनॉमी की जो बेस थी जिसको बाद में रिवाइज कर दिया गया था और इकोनॉमी का साइज एक्सपैंड हुआ, तो उन्होंने उस तरह से रेलेवेंट नहीं। दूसरा जो पॉइंट इसमें हाईलाइट करने की जरूरत है कि जो भी ग्रोथ आई 6% की वो सस्टेनेबल नहीं थी, बल्कि जो आज APCC का वर्किंग पेपर है उसके अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ जो इस माली साल जो खत्म होने जा रहा 30 जून को वो हाईली क्वेश्चनेबल थी, और तमाम जो ग्रोथ थी वो लार्जली वो फंड हो रही थी कंजम्पशन से, इंपोर्ट से। तो अब इनके पास हुकूमत के सामने जो चैलेंज था कि क्या वो वही तरीक़ाकार अपनाएंगे जो कि पिछली हुकूमत का था कि कर्जे लेकर इंपोर्ट्स के जरिए ग्रोथ को फाइनेंस करेंगे,
तो नंबर्स में तो शायद उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जैसे इस साल 6% ग्रोथ है, तो अगले माली साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का हदफ रखा गया है वो 5% है। लेकिन 5% की फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है, ये अगेन क्वेश्चन है कि इसमें इन्वेस्टमेंट लेट कितनी ग्रोथ है, कंजम्पशन लेट कितनी होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का हदफ है वो जो पिछले साल, जो ये वाला साल है, इससे कम है। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते, फिर जीडीपी ग्रोथ की। इन्वेस्टमेंट का इस साल जो कामरान नंबर रहा है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो रेशियो थी वो हमारी 15.1% थी। जो पिछली हुकूमत थी वो अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रही, उनका हदफ था 16.1% का। और नेशनल सेविंग्स का जो है वो भी जो पिछली हुकूमत का हदफ था 15.4%, वो हदफ हासिल नहीं कर सकी और 11.1 हुई। और अगले साल का जो हदफ रखा गया है वो 12.5% है। तो ये हदफ है, कितना होता है कितना नहीं होता, इसी की बेस के ऊपर फिर उन्होंने करंट अकाउंट खसारा जो अगले साल का वो 2.2% ऑफ द जीडीपी या कुछ तकरीबन 10 अरब डॉलर का अगले साल ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये है कि ये जो अब इन्वेस्टमेंट आपकी नीचे जा रही है और सेविंग्स भी कोई इतनी बढ़ नहीं रही, तो फिर कहीं वही कुछ तो नहीं होगा जो इस साल हुआ है कि आपने ग्रोथ तो ले ली लेकिन आज आईएमएफ के दरवाजे पे आप खड़े हुए हैं और आपके दिवालिया होने की बातें हो रही हैं। और दूसरा जो अनसर्टेनिटी है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, यूरोप ने भी जो पाबंदियां अब लगाई हैं रशियन ऑयल पर, इंपोर्ट पर, उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, स्पेशली जो तेल की कीमतें हैं, वो मजीद ऊपर जाने का खदशा है। और आपको पता है कि जो बेशतर हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो जाते ही आपकी ऑयल इंपोर्ट में है। और गिवन द फैक्ट जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जो माली साल था, इसका जो ओरिजिनल करंट अकाउंट डेफिसिट का हदफ था वो गालिबन 2.3 अरब डॉलर था, 2.3 और हम 16 अरब डॉलर पे आज बात हो रही है। तो इन्होंने अगर 10 अरब डॉलर रखा है तो देख लें कि पता नहीं क्या देखिए, ये जो अब इनका प्लान है कि इंपोर्ट्स को कंप्रेस करके, इंपोर्ट्स को कट करके ये लोग 10 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट खसारे का हदफ है वो हासिल करना चाहते हैं। अब ये तो टाइम बताएगा इंपोर्ट्स कितनी कट करेंगे। जो अभी इन्होंने एक मेजर लिया था जिसका हार्डली इम्पैक्ट कितना 500 या 300 मिलियन डॉलर पर मंथ, तो और फर्दर उसके अंदर कितनी गुंजाइश है, वो क्या करेंगे अंटिल के आप ड्रास्टिक स्टेप लेते हो। अब शायद हुकूमत कुछ बजट के अंदर कुछ नई रेगुलेटरी ड्यूटीज भी लगाने जा रही है जो मेरी इतलात हैं, तो वो देखते हैं वो किस हद तक इफेक्टिव होती हैं नहीं होती, कौन सी चीज़ों को ये कट कर सकते हैं। बट नाज़रीन, जो बड़ा नंबर होता है जो पोलिटिकली भी इंपॉर्टेंट होता है वो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो उसका नंबर होता है। हुकूमत ने जीडीपी ग्रोथ रेट अगले साल जो टारगेट किया है वो 5% है। और इसका जो इनके ख्याल में जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, आपके जो एग्रीकल्चर है, आपकी इंडस्ट्री है, तो कंबाइंड वहां से जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो 4.8% आएगी। याद रहे इस साल का जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर की जो ग्रोथ आई है प्रोविजन वो 5.7% है। तो यहाँ पे आपको एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही होगी कि ग्रोथ रेट अब स्लो होने जा रहा है। तो एक लिहाज से ये बात ठीक है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसके जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको हल किए बगैर आप हाई ग्रोथ रेट हासिल नहीं कर सकते। 5% भी ज़्यादा जो पाकिस्तान के इस वक्त मिसाइल हैं। इसमें एग्रीकल्चर का जो हदफ है अगले साल का 3.9% ग्रोथ का है, और जो इस साल ग्रोथ अचीव हुई थी वो 4.4%। यहाँ से भी स्लो डाउन एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो अगले साल का हदफ 5.9% है और 7.2% इस साल थी। LSM क्या जो एक बड़ा एक फैक्टर रहा है इस साल भी और अगले साल भी हुकूमत का ख्याल है कि 7.4% के करीब LSM सेक्टर ग्रो करेगा। सर्विसेज सेक्टर में भी ग्रोथ का रेट जो हदफ इन्होंने जो रखा है वो 5.1% रखा है, और इस साल जो प्रोविजनल नंबर था वो 5.5% था। तो अगर आप नंबर का कामरान जायजा लेते हैं तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जो तरक्की का पहिया वो स्लो डाउन होगा, लेकिन हमें ये स्लो डाउन हमें चाहिए ताकि जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, हमारे पास डॉलर्स है नहीं, ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है नहीं, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज के ऊपर लगाया हुआ है। ये तो हमारा क्रॉनिक प्रॉब्लम है ना कि ये जब ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी आई तो उस वक्त भी यही रोना था कि इकोनॉमी को स्लो करना है, इकोनॉमी को अगर एक्सपैंड करेंगे तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर एक जो चीज़ आपने बताई नहीं अभी, आपको पता है कि हम IMF के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं प्रोग्राम बहाल करने के लिए, और एक जो क्लियर एजेंडा आइटम है वो इस अगले माली साल का बजट भी है, क्योंकि जाहिर है कि IMF क्लोजली उसको देख रहा है। तो ये जो अहदाफ इन्होंने रखे हैं, आपको लगता है कि IMF इससे एग्री करेगा या IMF के साथ मशावरत के बाद ही हमने ये बड़े जो अहदाफ सेट किए हैं? नहीं, अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके ऊपर IMF के साथ इनके अभी चीज़ें तय पानी है। अगर वो चीज़ें तय पा जाएंगी तो आपका फिर एग्रीमेंट IMF के साथ स्टाफ लेवल का हो जाएगा। क्या IMF 5% ग्रोथ रेट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? क्या IMF 2.2% GDP करंट अकाउंट डेफिसिट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? ये अभी देखने की बात है, इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन जो महंगाई की शरह है अभी
इनका जो एवरेज टारगेट है, हदफ रखना तो हुकूमत का काम है, वो 11.5% है। स्टेट बैंक के ख्याल में 13.5 से 14% एवरेज महंगाई की शरह अगले साल रहेगी। IMF इसको कैसे देखता है, उसका भी शायद नंबर इससे ज्यादा होगा, तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर 14% आपकी महंगाई की शरह होगी तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जो अभी तकरीबन 14% है, तो उसको कम कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट पे आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, पिछले साल जब एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसको चेयर किया था उस वक्त के जो प्लानिंग मिनिस्टर थे, प्लानिंग मिनिस्टर ने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस मीटिंग के बाद, और उनका एक जुमला था। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप ये ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, क्या वही काम तो नहीं करे जो PMLN की थी, तो मैं आज अपनी वो पुरानी स्टोरी निकाल रहा था तो मुझे असद उमर साहब का वो कोट एक याद आ गया। मैं सिर्फ उसको रिपीट कर देता हूँ, बाकी सारी कहानी उसी कोट के अंदर है। असद उमर ने फरमाया था कि इफ वी ट्राई टू अचीव ग्रोथ बाय अडॉप्टिंग मेथड्स used by the PMLN like exploding the current account and budget deficits, we would not have a place to hide in the upcoming elections. तो करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान का बेतहाशा है, बजट खसारा भी वन ऑफ द हाईएस्ट है एब्सोल्यूट टर्म्स में, बल्कि हाईएस्ट एवर है जितना भी अब होगा। तो मेरा ख्याल अब अगले साल इलेक्शन की भी बारी है, तो आई होप कि हमारे जो वोटर्स हैं वो इतने अब अवेयर हैं कि वो ये सारे सवालात पूछेंगे PTI से भी और PMLN से भी। यहाँ पे अब छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि IMF के साथ प्रोग्राम को बहाल करने के लिए पहले हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा किया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया और अब गैस की कीमतों में भी 45% इजाफा किया है। तो शहबाज, लोग सवाल कर रहे हैं कि ये एक होशरुबा इजाफा हो रहा है तीनों ज़ाहिर है कि एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि जो भी इजाफा करना है एक दफ़ा ही कर रहे हैं, ये हर रोज़ एक नया शौक क्यों देते हैं, और ये क्या जो इजाफा था ये भी IMF की कंडीशन है? देखिए, IMF ने तो सीधी बात की है कि आप सब्सिडीज विड्रॉ करें। जो इस वक्त और जो गैस प्राइसिंग के ऊपर IMF का हिस्टोरिकली एक मौक़िफ़ रहा है और वर्ल्ड बैंक का भी, कि जो पाकिस्तान में गैस की प्राइसेस हैं वो बहुत कम है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एक तो खैर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो डिप्लीट हो रही है हर साल को, इसमें कोई 10% हमारे जो ज़खायर हैं, जो हमारी अवेलेबल प्रोडक्शन है उसमें कमी आ रही है। तो एक फैक्टर ये कि उनकी जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब कंपनीज की बढ़ गई हैं। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है उसको भी हम डॉलर टर्म्स में जो गैस को करते हैं एक्सप्लोर, उनको हम देते हैं, पे करते हैं, तो डॉलर की डिवैल्यूएशन हुई तो एक फैक्टर वहाँ से भी आ गया। तो अभी जो कल फैसला किया है ऑगरा ने, जो पंजाब, KP और इस्लामाबाद, इन एरियाज़ के लिए गैस की कीमतों में 45% उन्होंने प्रेस्क्राइब की हैं, और बलूचिस्तान और जो सिंध है उनके लिए उन्होंने इसकी जो कीमत रिकमेंड की है वो 40% है। तो वो जो एवरेज प्राइसेस या अभी इंक्रीज, ये एवरेज है, और जो इन कीमतें हैं ओवरऑल वो तो अब बढ़ेंगी, और ये अब सर्दियों में इसमें मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। तो लेट्स सी ये जो इजाफा है, क्योंकि अब इसमें एक फैक्टर ये है कि जितनी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स कही थी गैस कंपनियों ने, जो ऑगरा ने उससे कम इंक्रीज किया है, और कुछ जो चीज़ें हैं जो पेंडिंग है पिछले सालों की वो उन्होंने रेफर कर दी है वफाकी हुकूमत को फैसले के लिए। तो इससे एक तो इंप्रेशन ये आ रहा है कि पॉसिबली इंक्रीज इससे ज़्यादा आइंदा आने वालों महीनों में भी हो सकता है। तो दिस इज नॉट ऑल, बट ये अभी जो भी हो रहा है उसकी जो आपको रिफ्लेक्शन मिल रही है वो आपको महंगाई के नंबरों में मिल रही है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो स्ट्रक्चरल हम इश्यूज़ की बात करते हैं, एक तो हमारे यहाँ कभी विजन भी नहीं रहा। ये जब गैस पाकिस्तान में कुदरती जब दरियाफ्त हुई सिंध और बलूचिस्तान में, तो हमने पाइपलाइन के जरिए डोमेस्टिक यूज़ के लिए ऑलमोस्ट फ्री कई सालों तक, आप समझ लें कि ना होने के बराबर बिल आता था। दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं, इवन तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पाइपलाइन के जरिए कभी भी गैस नहीं आती। वहाँ पे अगर इतनी सस्ती गैस होती तो शायद कोई और मुल्क होता तो वो अपने डोमेस्टिक यूजर्स के बजाय अपने इंडस्ट्री को देता सस्ती, ज़रा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरेटिव होती, तो शायद पाकिस्तान के आज बहुत से मसाइल जिनमें आज घिरे हुए होते हैं वो उनको फेस ना करना अब इसके अंदर एक लैक ऑफ विजन भी है। ये बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर एक आईनी मसला भी अब आ गया है कि जो 2010 की आइन में तरमीम आई थी उसके अंदर एक तरमीम ये थी कि जिस सूबे से गैस पैदा होगी उसका उसके ऊपर पहला हक होगा। अब उसके लिहाज से अब सिंध चूंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां भी होती है, बलूचिस्तान में कभी होती थी, इतनी ज्यादा अब नहीं होती, तो सिंध के जो वहाँ पे जो सारिफीन है उनको तो रिलेटिवली कम रेट्स मिल रहे हैं अभी भी, और जो पंजाब के अंदर जो सनतें हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके रेट ज़्यादा हैं, और फिर जो उसकी कमी है चूँकि गैस पाकिस्तान में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे बहुत कम है, तो आप इंपोर्ट करते हो
तो इंपोर्ट करने के बाद भी आप उनको सब्सिडाइज करके दे रहे हो, तो ये एक अजीब एक तमाशा इस मुल्क के अंदर बना जिसको खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, अब उस चीज पे आ जाते हैं ज़रा कि महंगाई की अगर बात करें, और आपको पता है कि एक तो माहाना जो अदाद-ओ-शुमार आते हैं और दूसरा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अब उसमें जो वीकली जो इन्फ्लेशन है खास करके एसेंशियल जो गुड्स हैं 20% से ज़्यादा महंगाई की बताई जा रही है। लेकिन साथ साथ खबर उसके अंदर ये है कि PMLN पर माजी में भी इल्ज़ाम लगता रहा कि ये फिगर्स को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो इवन आदाद-ओ-शुमार है इसके अंदर भी कोई इन्होंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की है, थोड़ा महंगाई की शरह को कम दिखाने की कोशिश की? ये मेरा ख्याल इन्होंने फिगर्स के अंदर कुछ मसाला और कुछ आटा डालना शुरू कर दिया है, मैनिपुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। SPI का जो नंबर अभी आया है वो 20% है, 20% से पहले भी रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं है ये, लेकिन इसके अंदर जो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर वो इंक्रीज है वो 2% है। अब इससे इंप्रेशन ये आ रहा है कि चूंकि आप जिस तरह कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट वेव आई है पेट्रोल प्राइसेस जो इंक्रीज हुई उसका इम्पैक्ट इसके अंदर शामिल नहीं है, वो उसके बाद आई है, और बिजली की कीमतों का भी आना है। तो बेसिकली जो SPI का जो इंडिकेटर होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का, इसके अंदर तकरीबन 51 जो गुड्स होती हैं जो कि ज़्यादातर लो मिडिल इनकम ग्रुप और जो आपका पुअर सेगमेंट होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी जो इंक्रीज आता है वो काफ़ी आपकी इकोनॉमी को और आपकी सोसाइटी को वो जो है वो हर्ट कर रहा होता है। लेकिन अब लग ये रहा है कि जैसा आपने बोला हुकूमत जो है कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, ये जो आप SPI के जो नंबर्स हैं आदाद-ओ-शुमार पब्लिकली अवेलेबल है, PBS की वेबसाइट के ऊपर आप जाइए देखिए, उसके अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नज़र आएगा। जो गंदम का आटा है पूरे पंजाब में 20 किलो का, उसकी जो मिनिमम मैक्सिमम और जो उसकी एवरेज प्राइस है वो 980 रुपए ली गई है फी 20 किलोग्राम, सवाए रावलपिंडी के। मतलब ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि पूरे पंजाब में एक ही रेट के ऊपर आटा मिल रहा है। और ख़ास तौर पर कि जब आल्दो पंजाब की हुकूमत ने सब्सिडी इसके लिए अनाउंस की थी, लेकिन चूंकि पंजाब की काबीना नहीं थी तो उसके पैसे अप्रूव नहीं हुए थे, वो पैसे भी ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पर वफाकी काबीना ने इस मंगल को कुछ 7.3 अरब रुपए अप्रूव किए। तो यहाँ पे एक बड़ी यहाँ पे हमें लग रही है कि डिस्टॉर्शन है। ना सिर्फ ये कि जहाँ पे 980 रुपए का जो आपको कीमत मिलती है 20 किलो बैग की, वहाँ पे अगर इसी एनेक्सचर के अंदर आप देखेंगे जो 10 किलो गंदम की कीमत है पंजाब में वो 700 रुपए है। मतलब आपको जो गंदम है 10 किलो वो 700 रुपए की मिलती है, और जब आप आटा लेने जाते हैं 20 किलो का बैग तो वो आपको 980 रुपए का मिलता है। कोई ये कोई नंबर्स कोई आपस में मैच नहीं कर रहे। एक और इसके अंदर आपको डिस्टॉर्शन नजर आएगी। आमतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में जो गंदम की कीमतें हैं वो पंजाब से ज्यादा होती हैं, क्योंकि पंजाब 70% पाकिस्तान की गंदम पैदा करता है और यहाँ पे सप्लाई बेहतर होती है। लेकिन इन्हीं आदाद-ओ-शुमार में आपको नजर आएगा कि बन्नू में और हैदराबाद में जो वहाँ पे गंदम की कीमत है वो आपको गुजरावाला से कम मिलेगी। तो ये कुछ इस किस्म इस तरह की और भी चीजें हैं। बल्कि एक कामरान एक इकोनॉमिस्ट है स्टीव हैंकी, उन्होंने एक ट्वीट किया जब CPI का नंबर जब आया, ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तान ने नंबर महंगाई के मंथली जारी किए 13.8% का जो नंबर आया हमारा महंगा, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उसको खुद रन किया डाटा को जो अवेलेबल था तो महंगाई की शरह आई है 38%। और उन्होंने कहा स्टैगरिंगली जो वीकली इन्फ्लेशन का रेट इन्होंने 0.44% या कितना दिखाया था, उन्होंने कहा 7% महंगाई की शरह है वीकली बेसिस पे। तो ये नंबर्स हैं। और मेरे ख्याल में इनको सॉरी ये जो 7% वाला ये मंथली है, ये मंथली है। एक और चीज, चूंकि महंगाई अब हो रही है तो डिफेंस बजट मैं उसी तरफ आ रहा था कि आपने जो आज आप ट्रिब्यून में स्टोरी छपी है ज़ाहिर है कि उसके ऊपर काफी लोग तबसरे भी कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर ये स्टोरी है क्या दिफाई बजट की अगर बात करें तो? देखिए, इक्तिसादी राब्ता कमेटी आजकल सप्लीमेंट्री बजट जो है वो अप्रूव कर रही है, और ये हर साल बजट से पहले होता है क्योंकि आपके जो पैसे आपको रिलीज होते हैं वो कम होते हैं। तो कल ECC ने 80 अरब रुपए की तकरीबन सप्लीमेंट्री बजट अप्रूव किया वजारत दिफा के लिए। जो उनका पहले से अप्रूव बजट था उससे को 5.8% या 6% ज्यादा बनता है। और जब ये माली साल शुरू हुआ था तो उनको दिफा को तकरीबन 8% की पहले इंक्रीज मिली थी। तो जो टोटल अब इनको इजाफी बजट इस साल मिला है पिछले साल के मुकाबले में कोई 153 अरब रुपए मिला है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक डिबेट इस वक्त शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर हर तरफ ऑस्टेरिटी की बात हो रही है, जितनी महंगाई हो रही है, तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो है वो कट ले रहे हैं, वो अपने अखराजात को कंटेन कर रहे हैं। तो ये फिर दिफा को
80 अरब रुपया क्यों दिया गया? इसमें मेरे ख्याल 2-3 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लें। एक तो ये कि जो इंक्रीज है उनका मेनली वो आ रहा है उनकी तनख्वाहों में, और बाकी भी जो इदारे हैं, क्योंकि आपकी नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर तो कट हो सकता है, सैलरी एक्सपेंडिचर जो किसी भी इदारे का है वो कट नहीं होता, जो तनख्वाह आपका फंडामेंटल राइट होता है वो रुक नहीं सकती। तो पिछली हुकूमत ने कोई 15%, आपको याद होगा कि स्पेशल एक अलाउंस इन्होंने एक अप्रूव किया था। मेजर जो ये 80 अरब रुपए का इंक्रीज आ रहा है वो उस मद में आ रहा है, तो इस वजह से फिर बाकी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। अब तीसरा एक फैक्टर जो प्ले कर रहा होता है कि एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन हो रही है। बहुत सारी आपकी जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स होती हैं वो एनुअली वो चल रही होती हैं, तो उसके अंदर एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट आता है। तो अगर ओवरऑल आप देखा जाए, इनका जो इंक्रीज इन्होंने अभी तक लिया है 80 अरब रुपए अभी, और बाकी कोई 73 बिलियन इन्होंने पहले लिया था बजट के मौके पे, तो 153 अरब रुपए का इनको इंक्रीज के बाद इनका जो बजट हो गया है वो 1453 अरब रुपए है, जो 11.8% ओवर द प्रीवियस ईयर बनता है। और नॉर्मली इनका जो डिफेंस का बजट था वो पैग होता है इन्फ्लेशन रेट के साथ, तो ये इंक्रीज उस लिहाज से वहां तक ये तो आ रहा है। अब सवाल ये है कि एक तरफ, दूसरी तरफ से ये बात आ रही है कि जी नहीं, हमारा तो नेट इम्पैक्ट तो इसके ऊपर कोई नहीं है, जीरो है, क्योंकि इतनी महंगाई की शरह है, जितना आपने हमें इंक्रीज दिया है। तो ये एक आर्गुमेंट है, डिबेट है, लेट्स सी पीपल इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। और यकीनी तौर पर जब ये बात होती है कि ये जो मईशत है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है, और अगर हमारे मुआशी हालात ठीक हों, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, हमारे जो वसाइल हैं इतने ज़्यादा हों, तो शायद ये जो खबरें हैं इसके ऊपर डिबेट भी ना हो। तो इसलिए आई थिंक जो क्रिटिकल पॉइंट है कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है, और जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो यकीनी तौर पर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ भी हम बढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद अगले माली साल में जो तरक्याती बजट है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ईवन के तेल की कीमतों के ऊपर सब्सिडी दे सकें या बाकी मामलात को चला सकें, तो दूसरी तरफ जो अगले माली साल का तरक्याती बजट है उसमें हैरान कुन तौर पर मौजूदा गवर्नमेंट ने इजाफे की तजवीज़ दी है। तो शहबाज, ये कैसे मुमकिन है? देखें, हम पहले सेगमेंट में भी जिक्र कर रहे थे कि जो अगले माली साल के अहदाफ रखे गए हैं, तो उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि हम एक ग्रोथ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सके, हमें अपनी इकॉनमी को स्लो डाउन करना पड़ेगा। ज़ाहिर है, जब आप स्लो डाउन करते हैं तो अपने अखराजात पे भी कट लगाते हैं, आपका जो तरक्याती प्रोग्राम है उसको भी कट लगाते हैं, लेकिन जो आदाद शुमार बता रहे हैं वो तो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तरक्याती प्रोग्राम में गवर्नमेंट जो है इजाफा प्रपोज कर रही है। देखिए, अभी तक लग तो ऐसे ही रहा है कि जो कुर्बानी देनी है वो आवाम ने दे दी है, और हुक्मरान जो हैं वो अपने जो उनके सियासी उनके जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उसको वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं लग रहा कि इस मुल्क के अंदर वाकई ये मुल्क दिवालिया उनके करीब है, इसके पास पैसा नहीं है, और आज हम IMF के दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं। ये उनको एहसास उस वक्त तो होता है जब उन्होंने कोई कीमत बढ़ानी हो, लेकिन जब अपने ऊपर उनका टाइम आता है मुश्किल फैसले करने का, तो वो मुश्किल फैसले नहीं कर पाते। बावजूद पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं, जो वजारत ख़जाना ने अगले साल के लिए 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो रिकमेंड किया था, जिसको प्लानिंग मिनिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उनका जी नहीं, ये बहुत कम है, हमें मजीद पैसा चाहिए। लेकिन नाज़रीन, जो आज तरक्याती बजट वफाक और चारों सूबाई हुकूमतों के उसकी जो मंजूरी दी है APCC ने, वो तकरीबन 20% या 350 अरब रुपए के करीब वो ज्यादा है पिछले ये जो माली साल जो चल रहा है, जो अब खत्म होने जा रहा है 30 जून को, उसके मुकाबले में टोटल कोई जो अब अगले माली साल का जो बजट है वफाक का और चारों सूबाई हुकूमतों का, वो होगा 2183 अरब रुपया। तो ये अब पैसा कहाँ से आएगा, इसमें कितने नए कर्जे लिए जाएंगे, वो तो अभी टाइम बताएगा। इसके अंदर वफाकी हुकूमत ने अपना जो PSDP है उसमें 45% इजाफे के साथ उसको मुकर्रर किया है 800 अरब रुपया, और जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं उनका जो इसके अंदर जो शेयर होगा वो तकरीबन इनका होगा 1383 अरब रुपए के करीब। इसके अंदर जो पंजाब है वो 585 अरब रुपए अगले साल खर्च करना चाह रहा है, और ये कोई 45% इसमें 45 अरब रुपए की 7% कमी है। जो एक्चुअल बड़ा एक इंक्रीज आ रहा है वो सिंध के तरक्याती बजट में आ रहा है। 355 अरब रुपए का फिगर आज APCC की मीटिंग में दिया गया है, और ये 138 अरब या 64% इस साल के मुकाबले में ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी कोई पीछे नहीं रही, उन्होंने 300 अरब रुपए का अगले साल का बजट प्रपोज किया है और 22% ज्यादा। लेकिन बलोचिस्तान की हुकूमत ने जो बजट प्रपोज किया है वो
43 अरब रुपए है, जो कि तकरीबन 21% कम है पिछले ये मौजूदा माली साल है इसके मुकाबले में। तो कामरान, अगर आप इसको नंबर्स को एनालाइज करें, पंजाब और बलोचिस्तान दे आर बिहेविंग वेल, वो उस तरीके से अपने जो पर्स को वो नहीं खोल रहे, लेकिन सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत जो है उनका पूरा प्रोग्राम है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? अभी 2-3 रोज पहले एहसन इकबाल साहब से मेरी मुलाकात हुई, प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये खुद इस बात का एतराफ़ किया कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, खजाना इतना खाली है कि लास्ट क्वार्टर के लिए PSDP के लिए जीरो रिलीज है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इवन के जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां थी, इवन उस सूरत हाल में भी नहीं हुआ। अब जब खुद एहसन इकबाल साहब ये एडमिट कर रहे हैं और साथ ही ये इजाफा उसमें अप्रूव कर रहे हैं, तो कहां से ये पैसा आएगा? देखिए, अब यही तो सारा इसके अंदर मसला आ रहा है कि ये पैसा आएगा कहां से। जो सूबे हैं उनको तो जो FDI रेवेन्यू इकट्ठा करता है उसका 57.5% को चला जाता है, तो उनके तो कैश सरप्लसेस हो जाते हैं। ऑल्दो कल फवाद हसन फवाद ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि अगर पंजाब के पास सरप्लस है तो इन्होंने को 700 अरब रुपए का तो कमोडिटी ऑपरेशंस के कर्जे उन्होंने वापस करने हैं बैंकों को, तो अपने कर्जे क्यों वापस नहीं करते? तो ये सरप्लस भी एक हवा है जो IMF को दिखाने के लिए होता है, ताकि ओवरऑल जो आपका बजट का खसारा है उसको कम दिखाया जा सके। वफाकी हुकूमत की हालत बहुत पतली है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अगले साल का भी उनको अंदाजन तकरीबन 5000 अरब रुपए के करीब उनको अगले साल के में नए कर्जे लेने पड़ेंगे अपने ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए, जिसमें 800 अरब रुपए ये जो प्रपोज करें ये भी सारा कर्जे लेके इसको फंड किया जाएगा। जो APCC का वर्किंग पेपर उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि वजारत खजाना स्ट्रगल कर रही है कि वो इवन के 700 अरब रुपया भी इनको दे दे। तो इन हालात के अंदर 800 अरब रुपए का मंजूरी, लेकिन नाज़रीन इसके अंदर जो सियासत हो रही है, तमाम जो इत्तेहादी जमातें उनके अपने अपने मंसूबे हैं तरक्याती, वो मंजूर करवाना चाह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन अगले साल ये कभी भी हो सकते हैं। तो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम के लिए 60 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ये वो पैसा है जो पार्लियामेंटेरियंस की रिकमेंडेशंस के ऊपर उन स्कीमों के ऊपर खर्च किया जाएगा जो अमूमी तौर पर वो प्रोविंशियल नेचर की होती हैं। अगर किसी सूबे में, किसी ज़िले में कोई नाली बननी है, कोई सड़क बननी है, तो ये पैसा वफाक से नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम माली मुश्किलात के बावजूद 60 अरब रुपया तजवीज़ किया पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम के लिए, जो कि PMLN ने जब खुद इन्होंने अपने इनिशियल रिकमेंडेशन थी उसमें ये फिगर 40 अरब था। PTI की हुकूमत जो है उसने इसको पिछले साल को 68 अरब रुपया उन्होंने तजवीज़ किया था, लेकिन जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुई थी वो 46 अरब रुपए की हुई थी। तो हमें ये फैसला करना है कि हमने इस कौम को किधर लेके जाना है। क्या जो कुर्बानी है वो आम लोग देंगे, या इसमें जो हुक्मरान है, जो उनकी सियासी जमातें हैं, क्या वो अपनी जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं उनको वो कंप्रोमाइज़ करेंगे? क्या आपसे और मेरे से ही ये कुर्बानी मांगी जाएगी? अब हमें देखना यह है कि कितना ये आई वॉश के तौर पर जो ऑस्टेरिटी के मेजर्स भी अनाउंस हो रहे हैं, ये कितने आई वॉश और कितने एक्चुअल हैं। क्योंकि असल मसला तो यहाँ पे 60 अरब रुपया जब आप खर्च करने जा रहे हो जिसकी कोई एज सच अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती, इसमें वो तमाम प्रोसेस रन नहीं होते कि आपने पहले कोई भी मनसूबा है उसको आपने सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के पास लेके आना है उसकी मंजूरी के लिए। यहाँ पे तो एक सियासी कमेटी बनती है जिसको एक सियासी शख्सियत को वजीर चेयर करते हैं और वो इन मंसूबों को मंजूर कर देते हैं और फिर डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देते हैं। तो ये सोचने की बात है ये कुर्बानी सिर्फ अवाम से ही क्यों मांगी जा रही है। मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे जो पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सारी तवज्जो हमारी ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर है, लेकिन इसी असना में हमने देखा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई। पहले हमने देखा कि पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में एक पाकिस्तानी वफ़द ने काबुल के अंदर मुलाकात की जो TTP के नुमाइंदे हैं वहाँ पे काबुल में, और उसके बाद हमने इसी हफ्ते देखा कि एक 57 मेंबर जिरगा जो है जिसमें कबायली इलाके के अमायदीन, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस और जो दूसरे लोग शामिल थे, उन्होंने काबुल का दौरा किया और वहाँ पर मुज़ाकरात किए TTP लोगों के साथ। और उसके नतीजे में हुआ अब ये है कि पहले कलअदम TTP ने जो 30 मई तक जंगबंदी का ऐलान कर रखा था, अब वो जंगबंदी जो है उसको बढ़ाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया गया है। और इसके हवाले से पहली दफ़ा
क्योंकि ये जितनी जो खबरें आ रही थी टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, या तो टीटीपी वाले या फिर अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो हमें बता रही थी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल खामोश थी। लेकिन कल खामोशी तोड़ी है पाकिस्तान की हुकूमत ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से एक बाज़ाब्ता बयान जारी हुआ और जिसमें उन्होंने ये वाज़े किया कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं ये हुकूमती सतह पे हो रहे हैं और इसमें ना सिर्फ जो मिलिट्री के लोग बल्कि सिविलियन लोग भी इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। और जो की नुक्ता है, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा था, क्योंकि जो डिस्कशंस हो रही हैं वहाँ पे, मसलन टीटीपी वाले तो ये कह रहे हैं कि जो फाटा का मर्जर हुआ था उसको रिवर्स किया जाए। तो बहुत से ये सवालात उठ रहे थे कि जो पाकिस्तान की साइड डिस्कस कर रही है क्या उनके पास मैंडेट है, क्योंकि इसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए। तो वज़ीर इत्तलात ने इस बारे में वजाहत की है कि यस, ये जो हुकूमती टीम है उनके पास ये मैंडेट है, जो भी फैसले इस मुज़ाकरात के नतीजे में होंगे उसको हुकूमत बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी देगी, वो पार्लियामेंट में आएंगे और फिर पार्लियामेंट उसको बाकायदा तौर पर मंजूरी देगी। लेकिन कामरान, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ये उनकी एक डिमांड है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस था जिसके बाद इन तमाम अजला को उनको जो है वो फाटा जो पहले थे अब उनको बाकायदा एक सूबे का हिस्सा बनाया गया और उसके ऊपर कवानीन लागू हुए और इसके लिए उन हुकूमत ने उनको इंसेंटिव्स भी दिए थे, उनको टैक्स में मराद दी, उनको और कंसेशंस दी ताकि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए। बल्कि ना सिर्फ ये कि जो हर साल का तरक्याती बजट होता है उसके अंदर भी इन अजला के लिए पैसे रखे जाते हैं और मेरा ख्याल इस साल भी शायद कोई 50 बिलियन रुपीज़ 50 अरब रुपया वफाकी हुकूमत अगले साल ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं फाटा के इसके अंदर केपी में और उसके लिए पैसे रख रहे हैं, तो उसको प्रोसेस को रिवर्स करना आसान नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो फैसला लिया गया था, ये जो साबका कबायली इलाके थे उनकी अवाम भी चाहती थी कि उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के बाकी इलाकों में शामिल किया जाए, जो पाकिस्तान की कवानीन है उनका इतलाक वहां पे हो। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक बात भी है, अब जो टीटीपी वाले हैं जो उन्होंने मुद्दा वहां पे रखा है, उन्होंने हवाला दिया कि ये जो कबायली इलाकों या साबका जो कबायली इलाके हैं इनकी जो आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत है इसका तो वादा खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ, और आपको पता है कि जो फाटा के मर्जर से पहले वहां पे जो कवानीन लागू थे वो आपको पता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के ड्रैकोनियन कवानीन उन्हें समझा जाता था। मसलन जो फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन थी जिसमें कलेक्टिव पनिशमेंट का तस्वुर था। तो ये बड़ी मज़ाक़ खेज बात है कि एक तरफ टीटीपी जो लड़ती रही अमरीकी अफवाज के खिलाफ भी, उसमें जो इंटरनेशनल फोर्सेस थे उसमें अमरीकी बरतानवी भी थे और वो हमेशा मगरिब को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये ताज्जुब की बात है कि जो बरतानिया का नाफिज किया हुआ ड्रैकोनियन जो कवानीन है उस निज़ाम को वापस लाना चाहते हैं, जिससे यह भी अंदाजा होता है कि ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो सो कॉल्ड उनकी जो जद्दोजहद है वो इस्लामी निज़ाम के लिए है, ये भी मेरे ख्याल में एक सिर्फ एक नारा है। इसका मकसद क्या हो सकता है कि क्या वहां पे अगर वो होगा कबायली इलाका होगा तो वहां उस तरह लॉज प्रॉपरली अप्लाई नहीं होंगे, पाकिस्तानी कोर्ट्स की वहां तक एक्सेस नहीं होगी, तो लॉ लेसनेस जरा आसानी से होती है, कोई और इसके पीछे भी इफेक्ट? देखें, जब पाकिस्तान की अफवाज बाकायदा तौर पर इन कबायली इलाकों में नहीं गई थी तो आपको पता है कि 9/11 के बाद ये तो अमाजगाह थी, ये जो तमाम जो इस तरह के जो ग्रोथ है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है, एक तो देखें फेंसिंग की वजह से भी उनको प्रॉब्लम, फेंसिंग इस वजह से नहीं कि एक तो मूवमेंट रुकेगी दोनों तरफ से जो मिलिटेंट्स हैं, दूसरा स्मगलिंग जो है ये सबसे बड़ा वहां पर उनका एक बिजनेस है। जो दूसरी उनकी डिमांड है इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि सारी नहीं एटलीस्ट 60% जो पाकिस्तान की इस वक्त अफवाज वहां पे मौजूद हैं वो भी वहां से विड्रॉ करें। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान आते भी हैं तो टीटीपी एज एंटिटी अपना जो तशख़्ख़ुस है वो बरकरार रखेगी और वेपन्स भी जो है ना वो हैंड ओवर नहीं करेगी। मतलब ये है कि वो एक लिहाज से एक मिनी स्टेट जो है साबका जो कबायली इलाके हैं वहां पे बनाना चाहते हैं, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो मेरा जो यहाँ पे नुक्ता है, असल में जो इशू है वो पाकिस्तान एक मजबूरी के तहत ये रूट ले रहा है। आइडली जो मेरी भी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है, अफगान तालिबान से हम ये चाहते हैं कि टीटीपी का कला कमा हो, उनको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने जो गुज़श्ता 15 सालों में जिस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात किए वो काबिल माफ़ी नहीं है। लेकिन अफगान तालिबान क्योंकि रिलक्टेंट हैं
वो उनके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि जी आप ये वाला रूट इख्तियार करें। तो फिलहाल फिर अफगान तालिबान की पाकिस्तान बात मान रहा है, क्योंकि इमीडिएटली चाहता है कि कोई इस तरह का जो है वो अभी तक तो पाकिस्तान कंसेशन दे चुका है कि ये तो मुतालबात हुए, इसमें तो कुछ ऐसे लग रहे हैं कि टीटीपी शायद मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, कि आपके आइन में वो पाकिस्तान के आइन में तरमीम करवाना चाहते हैं और वो एक दोबारा फाटा कबायली इलाके क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान की फौज की वापसी, फिर असला उठा के चलना। तो बात आपकी ठीक है कि एक बिल्कुल एक वो उनको एक रियासत बना के दे दी जाए और जिसकी बाउंड्रीज हो, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कानून अप्लाई ना हो। तो ये तो आपके ख्याल में क्या ये उनके मुज़ाकरात में गैर संजीदगी को जाहिर नहीं करती? गैर संजीदगी, या आप ये कह लें कि ज़ाहिर है कि मे भी हो सकता है कि अफगान तालिबान को भी वो सूट करता हो, क्योंकि अब ये जो कबायली साबका इलाके थे जब कंट्रोल नहीं था तो ज़ाहिर है कि उनकी मूवमेंट भी आसान थी। इन फ्यूचर ज़ाहिर है कि उनको ज़रूरत पड़ सकती है। ज़ाहिर है कि इस पर मजीद भी नज़र रखेंगे। जाते जाते एक और चीज़ देखें, पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है आजकल, खास करके इमरान खान साहब जब तस्करा करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, और वो तारीफ करते हैं भारत की कामयाब खारजा पॉलिसी की। अब उनकी कामयाब खारजा पॉलिसी, किसी भी मुल्क की कामयाब खारजा पॉलिसी क्या होती है कि जो उनके मफादात हैं विद टाइम चेंज होते रहते हैं। अब भारत जो है बहुत दूर की बात नहीं है, भारत अफगान तालिबान को अपना एनिमी समझता था और कभी उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात या रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो समझते थे कि अफगान तालिबान बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं और जो अफगान तालिबान मुखालिफ फोर्सेस थी, भारत हमेशा उसकी हिमायत करता था। लेकिन जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए, या जब उन्होंने इक़्तिदार में आना शुरू किया, पहले दोहा में इनकी मुलाकातें अफगान तालिबान के साथ होती रहीं और अब इसी हफ्ते बाकायदा तौर पर भारत का एक वफद जो है, जिसकी सरबराही उनके जो सीनियर डिप्लोमेट हैं जेपी सिंह, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हैं, वो बाकायदा तौर पर काबुल गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी, उनके साथ बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात किए हैं, बाकायदा तौर पर बातचीत की है। तो ये होते हैं दुनिया के इंटरेस्ट के। अब भारत जो है किस तरीके से, जो पहले अफगान तालिबान के साथ अपने आप को एंगेज करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मफादात को देखते हुए अब वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं और इवन अफगान तालिबान के साथ भी इंगेज कर रहे हैं। और अफगान तालिबान ने भी रेसिप्रोकेट किया और उनसे कहा है कि आप अपना जो सिफारत खाना है वो दोबारा यहाँ पे खोलें, जो प्रोजेक्ट्स जो आप चला रहे थे इससे पहले उस पर दोबारा काम शुरू करें। तो इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत से लेसन है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।